Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palija from Saraswati International School, Vapi. Today we are going to start with a new topic of breathing and exchange of gases. Okay, from this chapter neural respiration. आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा. इसमें हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे दो बातों को. एक तो है कि ब्रीदिंग सेंटर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसी क्या बॉडी में चीजें हैं जहाँ पे हमारे ब्रीदिंग सेंटर्स लोकेटेड है. ठीक है. और दूसरी बात रही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से होने वाले डिसऑर्डर्स. ओके. तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है अभी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बढ़ते हैं आगे. बिफोर मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ूँ, आप लोगों को एक इमेज जो है वो दिखानी है. ओके. तो ये है रेस्पिरेटरी सेंटर इन ह्यूमंस. ओके. तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे बड़ी सी स्वेलिंग एरिया दिखने को मिलेगी आपको. ओके, दिस स्वेलिंग एरिया. And the below side if you see that swelling area there is a normal area. Okay, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ. ये रहा पॉन्स वेरुलाe और ये रहा हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा. ओके, जो कि लेस स्वेलिंग एरिया है. तो दो सेंटर हमारे जो है ये पॉन्स वेरुलाe में रहेंगे और दो सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा में रहेंगे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ओके. तो सबसे पहला आ रहा है नीमोटैक्सिक सेंटर और जो दूसरा है वो है एप्नोस्टिक सेंटर, जिसको हाइपोथेटिकल सेंटर कहा गया है. ह्यूमंस में इसका काम क्या है अभी तक इसके बारे में कोई भी बात पता नहीं चली है. ठीक है, फंक्शन इज अननोन येट नाउ. तो ये दो सेंटर जो है ये पॉन्स वेरुलाई के अंदर प्रेजेंट है. फाइन. और दूसरी बात करते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे देखो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोला गया है, जिसको VRG भी कहते हैं. एंड ओवर हियर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसको DRG भी कहते हैं. ओके. सो वेंट्रल वाला वेंट्रल साइड में है और डॉर्सल वाला डॉर्सल साइड में है, लेकिन ये दो सेंटर जो है हमारे वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर आ रहे हैं. फाइन. सो नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन. तो अभी हम लोग चलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द टॉपिक आगे. ओके. तो इसका थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं. फाइन. तो ये रही हमारी आज के लेक्चर की स्क्रीन. यस. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नॉर्मल ब्रीदिंग ऑकर्स इनवॉलेंट्री. ओके, ये तो इनवॉलेंट्री फंक्शन है. लेकिन अडल्ट को लेके अगर मैं बात करूं, ह्यूमन बींग्स में दे ब्रीद एक्चुअली 12 साइकिल्स ओके पर मिनट. तो वो मैक्सिमम 12 से 14 होता है. ओके, एवरेज रेंज दे के रखी है 12 to 14 साइकिल्स पर मिनट. ओके. और इन्फेंट्स की अगर बात करें, ओके, सो वो ब्रीथ करते हैं ऑलमोस्ट 44 टाइम्स पर मिनट में. तो तेजी से ब्रीथ कर रहे हैं. फाइन, बिकॉज दे आर इन्फेंट्स. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इन ईच ब्रेथ यू कैन से इन ईच ब्रेथ ओवर हियर इंस्पिरेशन इज अबाउट यू कैन से 2 सेकेंड्स का टाइम पीरियड होता है. और एक्सपायरेशन का जो सिनेरियो है यहाँ पे देखो कितना है, 3 सेकेंड्स का है. तो दोनों मिला के इन शॉर्ट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, तो हम लोग उसको कहते हैं वन ब्रीदिंग साइकिल. तो वो खत्म हो जा रहा है आपका 5 सेकेंड्स के अंदर. ठीक है. और अगर मैं 12 5 60 करूं, कितना 12 5 अगर मैं करूं इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. ये समझ में आ रहा है कि 60 जो है ये पर मिनट है. 12 साइकिल हमारे हो रहे हैं 1 मिनट में. 60 सेकेंड्स जो है वो हमारा 1 मिनट है. ओके. 12 जो है हमारा ये ब्रीदिंग साइकिल है. और सिंस की एक ब्रीदिंग साइकिल हमारा जो है वो 5 सेकेंड ले रहा है, तो ऐसे 12 करोगे, मतलब यही सिनेरियो है. 5 को 60 से डिवाइड, मतलब 60 को 5 से डिवाइड कर दो तो भी आंसर यही आने वाला है. फाइन. तो बढ़ते हैं आगे. नॉर्मल कैलकुलेशन था, अभी थोड़ा सा सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं. The respiratory centers, which is composed of group of neurons which are located in the medulla oblongata and pons feruli region. Okay, hence the respiratory center is divided into the medullary respiratory centers and the pons respiratory centers. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे medullary respiratory centers को लेके, जहां पे मैंने आप लोगों को DRG and VRG के बारे में बताया था लोकेशन. Okay, so DRG जो है that is a dorsal respiratory group. These are located on the dorsal portion of the medulla oblongata. Okay, which causes the inspiration. Okay. And next,
वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है जिसको वीआरजी कहते हैं, दिस इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल पोजीशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, ये कॉजेस करता है, मतलब ये हमको मदद करता है इंस्पिरेशन करने में या फिर एक्सपिरेशन करने में, डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट्स को सबसे ज्यादा स्टिमुलस मिली है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन विच न्यूरॉन्स इन द ग्रुप आर गेटिंग स्टिम्युलेटेड, सो अगर एक्सपिरेटरी करने वाले मसल स्टिमुलेट हुए रहेंगे तो एक्सपिरेशन प्रोसेस होगी, और अगर इंस्पिरेशन करने वाले जो मसल्स अगर स्टिमुलेट हुए रहेंगे तो उसके हिसाब से काम होगा। फाइन, सो लेट्स मूव अहेड। पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर्स को लेके बात करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे पहला है स्क्रीन पे नीमोटैक्सिक सेंटर। ओके, जो हम लोगों ने देखा था पॉन्स फेरोलाई में, वहां पे भी दो होते हैं, जिनमें से एक जो है जिसका फंक्शन अभी तक पता नहीं है। ओके, सो सी, इट इज लोकेटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द पॉन्स फेरोलाई, एंड फंक्शन जो है वो है नीमोटैक्सिक सेंटर इज प्राइमरली टू लिमिट द इंस्पिरेशन। ओके, और जो दूसरा जो है एपनियोस्टिक सेंटर विच इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स फेरुलाe, फंक्शन जिसका अभी तक पता नहीं है, इट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल सेंटर। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। मतलब इन शॉर्ट, हमारे बॉडी में ब्रीदिंग जो है वो दो तरीके से होता है, एक तो नॉर्मल रेगुलेशन, ब्रीदिंग रेगुलेशन हम लोग कह सकते हैं। ओके, हार्मोनल कंट्रोल कह सकते हो, और दूसरा जो है आपके सामने वो केमिकल रेगुलेशन है। ओके, क्या है, केमिकल रेगुलेशंस। ड्यू टू द कीमोसेंसिटिव बॉडीज कंट्रोल। अभी ये क्या है कीमोसेंसिटिव बॉडी कंट्रोल, तो यहाँ पे दो बॉडीज के बारे में पढ़ना है, एक है कैरोटिड बॉडी, दूसरी है एओर्टिक बॉडी। ओके, कैरोटिड बॉडी को कहा जाता, मींस एक्चुअली दे आर सी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द कैरोटिड साइनसेस, एंड एओर्टिक बॉडी दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द एओर्टा। ओके, ये दो लोकेशन पहले देख लो। both are sensitive to the partial pressure of oxygen and both are sensitive to the partial pressure of oxygen, तो बोला ही है, लेकिन simultaneously it is also sensitive to the partial pressure of carbon dioxide also। okay, तो दोनों गैसेस उसके हिसाब से काम करवा के लेंगे, लेकिन सबसे पहला यहाँ पे एक इमेज आ रही है, उस इमेज को ठीक तरीके से देख लो। ओके, तो ये जो है यहाँ पे आप लोग बड़ा सा सिनारियो यहाँ पे देख रहे हो नीचे, दिस इज द एओर्टिक आर्च। ओके, और इसी के ऊपर हम लोग देख सकते हो एट द बेस ऑफ द एरोटिक आर्च, यू कैन से समवेयर ओवर हियर। ओके, ये है लोकेशन एरोटिक बॉडीज की, और आप लोग समवेयर यहाँ पे एक देख रहे हो, और एक लोकेशन यहाँ पे, ये जो छोटा सा कनेक्शन देख रहे हो ना, दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिक आर्टरी एंड दिस इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो वो है कैरोटिड बॉडी। क्या देख रहे हो, दिस आर कॉल्ड एज अ कैरोटिड बॉडी विच यू कैन सी ओवर हियर। तो ये दो लोकेशंस को लेके बात हो रही है। ओके, नाउ सी ओवर हियर, दोनों के फंक्शंस अभी बताते हैं हम लोग क्या करते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि बोथ आर सेंसिटिव टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन। ओके, तो चलो देखते हैं। पहला अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू द कार्बन डाइऑक्साइड बात करूं, सो बॉडीज आर मोर सेंसिटिव विथ रेस्पेक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन देखो यहाँ पे, एज कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बोथ बॉडीज गेट स्टिम्युलेटेड। ओके, carotid body and aortic body will get stimulated and both will now stimulates the expiratory muscles। अभी सिंपल सी बात है, expiratory muscles को stimulus आ गया, that means what, carbon dioxide has to get released out। okay, और दूसरा जो है वो बहुत सिंपल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों बॉडीज को, जो सिनारियो है कैरोटिड बॉडी एंड एरोटिक बॉडी, ये लेस सेंसिटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेस सेंसिटिव होते हैं। फाइन, बढ़ते हैं आगे विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक कॉल्ड एज डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। ओके, देख लो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारे डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे, कम से कम 10 से 12 को लेके हम लोग अभी डील करेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज कमिंग ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, ब्रोंकियल अस्थमा। इट इज ड्यू टू द एलर्जी। ओके, एलर्जिक रिएक्शन के वजह से होता है, और एलर्जिक रिएक्शन हमको किसी भी सब्सटेंस के थ्रू हो जाती है। ओके, तो जब उस पर्टिकुलर पर्सन में कोई भी उस पर्टिकुलर कहते हैं ना एलर्जेंस का एंट्री हो जाता है ना बॉडी में थ्रू द यू कैन से नेजल चेम्बर, तभी क्या होता है, सी अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फर्स्ट। कैसे होगा ये सिनेरियो, वो जो एलर्जेंट है वो हमारे मास्ट सेल को जाके ट्रिगर करेगा, और मास्ट सेल जो है वो क्या करेगा, हिस्टामाइन रिलीज कर देगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हिस्टामाइन विल इंक्रीजेस इन द बॉडी, समझ जाने का एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। ओके, results in the contraction of the bronchiolar muscles। okay, bronchiolar smooth muscles में contraction देखने मिलता है। okay, now symptoms हमको कैसे पता चलेंगे,
तो यहाँ पे देखो कफ होगा, wheezing, that is a breathing noisily, difficulty in breathing during expiration process, okay, and excess mucus secretion which may clog the bronchi and the bronchioles wart at night, okay. So these are the symptoms given to you. Next, coming to the prevention, avoid exposure to the allergens. Smoking should be discouraged, मतलब स्मोकिंग नहीं करना है, ओके. एंड क्योर जो है या तो एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं एंड कॉमनली यूज्ड इनहेलर्स, ओके, बट अगेंस्ट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एम्फिसिमा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एज पर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको ये ध्यान रखना है, 12th में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस डिसीज इन द चैप्टर कॉल्ड एज अ बायोटेक्नोलॉजी इन क्लास 12th, ओके. सो ध्यान रखना है इसको. मीन्स इन इन्फ्लेशन और यू कैन से फुल ऑफ एयर इन द एल्वियोलर सैक ऑफ द लंग्स, ओके. इन्फ्लेशन होगा या तो सीधा का सीधा एल्वियोलर सैक्स के अंदर एयर भर जाएगी, ओके. नाउ इसको समझना कैसे, देखो, सेप्टा विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एल्वियोलाई, ओके, आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड. टिश्यू जो होते हैं वो एल्वियोलाई के वो इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक टिश्यू ऑफ द लंग्स विच इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यूज, ओके, which is getting replaced by over here connective tissue due to the cigarette smoking or due to the inhaling of the other smokes, okay. Next, सिम्टम्स क्या देखने मिलते हैं यहाँ पे, एल्वियोलर सेप्टा कोलैप्स, ओके, ये तो पहले ही डिस्कस कर लिया. सरफेस एरिया ऑफ द गैसेस, ओके, एक्सचेंज जो है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है. सरफेस एरिया जो है गैसेस एक्सचेंज का वो क्या हो जाता है, वो ग्रेटली रिड्यूस्ड हो जाता है, ओके. इलास्टिसिटी ऑफ द ब्रोंक्यूल्स और यू कैन से एल्वियोलर सैक गेटिंग लॉस, okay, results in the alveoli will remain full of air even after the expiration process, okay. Lungs will remain inflated, फाइन. क्या समझ में आया, यहाँ पे जो सेप्टा रहता है एल्वियोलर सैक के बीच में वो डिसॉल्व हो जाता है. वो सेप्टा क्यों था, ताकि वो सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज को इंक्रीज करने में मदद कर रहा था, लेकिन अभी वो सिनेरियो रहा नहीं. इलास्टिसिटी जो थी, नेचर जो था, इलास्टिक नेचर जो था एल्वियोलर सैक का, अब वो क्या हो गया है, खराब हो गया है, ओके, चेंज हो गया है, स्टिफ हो गया कह सकते हो. इसके वजह से एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है वो होके भी ऐसे लगता है कि प्रॉपरली नहीं हो पाया, क्योंकि एल्वियोलर सैक रिमेन कंप्लीटली फुल ऑफ एयर, ओके. वहां पे पूरा कंप्लीटली एयर प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से लंग्स आल्सो सीन लाइक इंफ्लेटेड. प्रिवेंशन की बात करें, सिगरेट स्मोकिंग अवॉइडेड, ओके, अवॉइड एयर पोल्यूटेंट्स. क्योर की बात करते हैं, एम्फिसिमा कॉजेस इरिवर्सिबल डिस्टेंशन एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोलाई of the lungs, okay. No permanent cure is there, its treatment is also symptomatic. Bronchodilators are can be used, antibiotics can be used and oxygen therapy can be used over here. Disease such as, अभी यहाँ पे कुछ relate करेंगे 3 disease को लेके, तो bronchitis, bronchial asthma and you can say emphysema, these are the 3 diseases. वो somewhere they are connected to each other, मतलब almost same जैसे ही है, okay, have common some degree of obstruction of the air passes passageway, okay. तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये तीनों समवेयर एक जैसे ही हैं, ओके. द टर्म क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, दिस इज कॉल्ड एज अ सीओपीडी, ओके, इज रेफर्ड टू दिस डिसऑर्डर्स. क्या बोला जाता है इनको, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, जिसको सीओपीडी भी कहा जाता है, ओके. नेक्स्ट, कमिंग टू द थर्ड टॉपिक ओवर हियर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. आप देखो ऑक्यूपेशनल के बारे में बात आ गई है. As the name indicates, these disorders are due to the occupation of the individual. Cause को लेके बात करते हैं. These are caused by the harmful substances such as gas fumes or you can say dust, okay, which are present in the environment where the person actually works. तो जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने सिलिकोसिस and asbestosis, okay, silicosis and asbestos, these are the scenario over here, are the examples occur due to the chronic exposure to the silica or you can say asbestos डस्ट इन द माइनिंग इंडस्ट्रीज. तो ये दो का सिनेरियो माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ओके. सिम्टम्स क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ओके. तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द लंग विच कॉजेस द इंफ्लेमेशन, ओके. प्लॉरिफरेशन मतलब आपको बढ़ावत देखने मिलेगी, मतलब
सेल्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एरिया जो है वो बढ़ने लगता है। फाइन। नेक्स्ट, प्रिवेंशन की बात करें, इट इज सी इनक्योरेबल डिसीज। क्या क्या करना पड़ सकता है? मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल डस्ट एट द वर्क प्लेस, must use the protective gears, okay, and clothing at workplace, healthy regularly checkup होना चाहिए, ओके, हेल्थ चेकअप जो है वो रेगुलरली होना चाहिए। वर्कर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हार्म ऑफ द एक्सपोजर टू द डस्ट, ओके, मतलब काम पे जाने वाले व्यक्ति अगर ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं तो वहाँ के लोग, वहाँ के जो कहते हैं ना बॉस वगैरह जो होता है, वो लोग को इन्फॉर्म करना जरूरी है वाइल हायरिंग सच पीपल्स फॉर सच काइंड ऑफ वर्क। उनको बताना जरूरी है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ये दिक्कत होती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहेंगे, तो क्या आप लोग कंफर्टेबल हो यहाँ पे काम करने के लिए, एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। क्योंकि ऐसे डस्ट अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे, सो इट्स नॉट गुड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, ओके। सो लेट्स मूव अहेड, कमिंग टू द क्योर, ब्रोंकोडायलेटर्स एंड एंटीबायोटिक्स। पहला जो है ब्रोंकाइटिस, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, causes it caused by the infection, also caused by the cigarette smoking, and also it is caused by the exposure to the air pollutants like carbon monoxide। सिगरेट स्मोकिंग में भी कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये आपको फिर से पढ़ने मिलेगा इन द चैप्टर कॉल्ड एज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सिम्टम्स को लेके बात करते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरट्रॉपी, दैट इज द ओवरग्रोथ and hyperplasia, can increase in the number, see, an increase in the number of cells leading to the hypertrophy of the serous, you can say serous या फिर seromucous gland and goblet म्यूकस सेल्स। अभी दोनों के दोनों देखो, एक तो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है, दूसरा भी वही सिनेरियो है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है, ओके। तो ये ब्रोंकाई के लाइनिंग्स में क्या कर रहे हैं, म्यूकस सिक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है ब्रीदिंग, मतलब जो है इनहेलिंग एंड ऑल, इसमें बहुत दिक्कत आएगी। देखो, द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई स्वेल्स एंड प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ द म्यूकस, ओके, म्यूकस ज्यादा सिक्रेट हो जाएगा। द टिपिकल सिम्टम इज रेगुलरली कफिंग with the thick greenish yellow color sputum, okay, that indicates the underlying infection। प्रिवेंशन क्या है? वन शुड अवॉइड स्मोक, केमिकल्स एंड पोल्यूटेंट्स, एक्सपोजर नहीं होना है। काफी सारे प्रॉब्लम्स है विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी, देखो यहाँ पे, और कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंटीबायोटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज्ड टू वाइडन, ओके, द ब्रोंकियल पैसेज बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पैसेज है जो कि कम हो जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये ब्रोंकस का इतना इतना थिक हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूकस सिक्रेशन, तो इतने से लूमेन से सांस लेना दिक्कत क्रिएट कर सकता है, ओके। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी मसल्स जो होती हैं यहाँ पे, स्मूथ मसल्स एंड ऑल, उनको रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, निमोनिया is an acute infection or inflammation of the alveoli of the lung, okay, causes बाय द बैक्टीरिया, याद रखो इंपॉर्टेंट है, मेसोफिलिन टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके। अदर बैक्टीरिया आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द निमोनिया, अदर देन दिस फंजाई, प्रोटोजोअन्स, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा may cause the pneumonia, okay। symptoms यहाँ पे जो आ रहे हैं, that is the infants, elderly persons and immunopromised individual who are treated with the immunosuppressive drugs, examples जैसे कि patients of AIDS, okay, immunosuppressive drugs है, याद रखना ये बात, okay। तो ये ड्रग्स ऑलरेडी गिवन गिवन है कौन से पर्सन के लिए, लाइक जैसे कि इन्फेंट्स को दिया हुआ है या फिर एल्डर पर्सन को दिया हुआ है, तो ऐसे लोगों को सिम्टम्स का सिनेरियो का यहाँ पे समझने की कोशिश करो, आर मोर ससेप्टेबल टू द पैथोजेंस ऑफ द निमोनिया, ओके। द alveoli becomes acutely inflamed, most of the air space of the alveoli is filled with the fluid and सी डेड व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, मतलब फ्लूइड भी है साथ में, डब्ल्यूबीसी जो है वो भी डेड वाले, वो भी वहां पे आपको देखने मिलेंगे, ओके। लिमिटिंग द गैसेज एक्सचेंज इन द एल्वियोलाई, अब ऑलरेडी एल्वियोलाई गैसेज एक्सचेंज के लिए बना हुआ है, उसके अंदर भरा पड़ा है अभी फ्लूइड और डेड डब्ल्यूबीसीज एंड ऑल, ओके। अब ये जो सिनेरियो है जिसके अंदर ऑलरेडी ये सारी बातें प्रेजेंट है,
ये हमारे ऑक्सीजन को इजीली डिफ्यूज होने से अभी रोकने वाला है. यू कैन से काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक विल बी देयर, स्लोली डिफ्यूजन विल बी टेकिंग प्लेस, और जितना अच्छे से होना चाहिए, जितना फास्ट होना चाहिए, वो नहीं देखने मिलेगा. ओके, सो ऑक्सीजन हैज डिफिकल्टी इन डिफ्यूजिंग थ्रू द inflamed alveoli, and the blood oxygen may be drastically getting reduced. Okay, तो ब्लड जो है ये भले लंग्स तक आ रहा है, लेकिन लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड का जो सिनेरियो है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन डिमांडिंग जो सिनेरियो होता है टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. ओके, प्रिवेंशन की बात करते हैं. इन्फेक्शन इज द मेन कॉज ऑफ निमोनिया, देयरफॉर पीपल शुड protect themselves from the pathogen causing this disease. In case of immunocompromised individual, this disease can be prevented by proper and timely vaccination. तो proper और timely vaccination होना जरूरी है. Coming to the next part, यहाँ पे लिखा है antibiotics are given for such conditions. Other than this, oxygen given so that partial pressure of oxygen can be increased in the blood. Okay. Pulmonary ट्यूबरक्लोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज जिसको टीबी कहा जाता है, जिस इज कॉज बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ओके, इट इज मोस्ट अफेक्ट द लंग्स एंड द प्लूरा. व्हाट आर प्लूरा? प्लूरा इज लाइक, आप लोगों ने दो मेम्ब्रेन पढ़े थे, आउटर साइड और इनर साइड में. ओके, जिसके बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ओके, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी. तो ये सारी बातों पे ये माइकोबैक्टीरियम का सिनेरियो देखने मिलता है. ओके, सो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय द पार्ट्स ऑफ द लंग tissues, and the tissues is replaced by the fibrous connective tissue. Okay, इलास्टिक होते हैं लंग्स, नाउ इट इज गेटिंग सीज कंप्लीटली गेटिंग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के वजह से क्या हो रहा है, गैसेस डू नॉट डिफ्यूज इजीली. ओके, तो गैसेस का सिनेरियो जो है डिफ्यूज होने का, वो यहाँ पे नहीं देखने मिल रहा है थ्रू द फाइब्रस टिश्यूज. ओके, इट्स सिम्टम्स इंक्लूड फैटिक, weight loss, lethargy, okay, anorexia, a low grade fever, then night sweat, cough, dyspnea, and the chest pain. Okay, tuberculosis bacteria are spread by the inhalation. Coming to the next disorder over here, number 7, diphtheria. Okay, it is caused by the corynebacterium diphtheria. Okay, corynebacterium diphtheria, resulting enlarge the mucous membrane of the oropharynx, nasopharynx, and the larynx region. Okay, now it may obstruct airways and causes the death from the asphyxiation. Asphyxiation ये मैंने अर्थवम पढ़ाते समय भी बताया था. अर्थवम में अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, so he will die. Okay, the ऑक्सीजन डेफिशिएंसी सिनेरियो को हम लोग एफेक्सिएशन भी कहते हैं. ओके, नाउ कोराइजा, which is commonly called as a common cold. Hundreds of virus can cause coryza or the common cold. मतलब क्या? A group of viruses, in short, this is called as a rhinovirus. Group of virus called as a rhinovirus, okay, responsible for, see, about 40% of all the colds in the adults. Okay, तो 40% कोल्ड का सिनेरियो हमारे ये इन्हीं के पास होता है. Now see, इन्हीं के वजह से होता है. In short, its symptoms include sneezing, excessive nasal secretions, drug, cough, congestion, and all those things. Okay, the uncomplicated cold, see, common cold is not usually accompanied by a fever. Complication includes sinusitis, asthma, bronchitis. Other than this, ear infection and laryngitis. So many problems are occurring over here. Recent investigation suggests that an association between the emotional stress and the common cold. Okay, the higher the stress, the greater the frequency of the duration of the cold. So stress लेना जरूरी नहीं है. Okay, तो stress release करोगे तो ये सारे problem से भी overcome आ सकते हैं. Okay, coming to the next part, that is the influenza. Very important topic has been started over here. Flu, it is caused by the influenza virus. Its symptoms include the chills, fever, headache, and the muscular pain. Cold like symptoms only appears as a fever subsides. Coming to the next part, that is the SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. याद रखो पूरा का पूरा फुल फॉर्म, यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो ओवर हियर. देखो, द फर्स्ट patient of the SARS was reported in the Feb 26, 2003 in China. In India, first patient of the SARS was Prushil Varde of Goa. Okay, Prushil Varde of Goa. Coming to the next part, causing एजेंट जो है इसका वो है ह्यूमन कोरोना वायरस, जिसको हम लोग कहते हैं HCV. इट इज ए न्यू
member of the influenza virus family which is considered as a mutant form ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, मतलब एक ऐसा ऐसा स्ट्रेन है ये जो कि ऑलरेडी खुद को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर चुका है, इसलिए इसको नाम दिया है ह्यूमन कोरोना वायरस। ओके, ह्यूमन कोरोना वायरस हैज 2 to 10 days ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को लेके बात करते हैं। ह्यूमन कोरोना वायरस स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस एंड कॉकरोचेस। ये सारी बातें अभी आपको ऑलरेडी पता है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सिम्टम्स भी आप लोगों को पता है, राइट। सो सी इट इंक्लूड्स द कोल्ड, ड्राई कफ, हेडेक, loss of appetite, high temperature, fever, and hypoxia. At later stage, followed by the muscular stiffness, malaise, then feeling of bodily discomfort, okay, but without clear signs of a particular illness. डायग्नोसिस जो है वो एलिसा के थ्रू किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम फॉर ई, ओके, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनोसॉर्बेंट, एस फॉर सॉर्बेंट, ओके, एंड ए फॉर एसे। सो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ओके, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये पढ़ोगे आप लोग। ओके, आगे जाके एड्स डिटेक्ट करने के लिए भी यही टेस्ट परफॉर्म किया जाता है एलिसा को, ठीक है। एंड रैपिड मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्ट, दिस इज द सेकंड टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर दिस। प्रिवेंशन, ये भी आप लोगों को पता होगा। पेशेंट्स ऑफ द SARS शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पेशेंट्स एंड प्लेस्ड इन देयर ओन हॉस्पिटल रूम्स, ओके। हेल्थ केयर वर्कर्स एंड visitors should wear a efficient filter mask, goggles, aprons, head covers and gloves when in close contact with the patients. ओके, इसके अलावा एयरपोर्ट पे वगैरह जो हम लोग एक देश से दूसरे देश में वगैरह जाते हैं तो स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग फॉर SARS एट पॉइंट्स ऑफ एंट्री लाइक एयरपोर्ट्स एंड कीपिंग नेबरहुड क्लीन with no spitting or urination in the public places are very important measures, okay, so that एक देश से दूसरे देश में वो जो वायरसेस है वो ट्रैवल ना कर सके, ओके, सो दैट अदर पीपल्स विल नॉट बी गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। एंड हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योर, while some medicines have been tried, no drug can at this time be recommended for the prophylaxis or the treatment, okay। Ribavirin with some cortis corticosteroids is found effective in Hong Kong। तो ये एक एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, ओके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स करके साथ में राइबोविरिन, ओके, इज फाउंड इफेक्टिव इन द हांगकांग। नेक्स्ट, अगेन राइबोविरिन is chosen as a antiviral agent, okay, chosen as a antiviral agent over here। जैसे कि देखो यहाँ पे मिथाइल प्रेडिनोसोलोन, okay, methyl prednisolone is, see, in the form of pulse therapy is effective। तो यहाँ पे तीन चीजें आई है, एक है राइबोविरिन, ओके, विथ सम कॉर्टिस्टेरॉइड्स, दूसरा है राइबोविरिन, एंड तीसरा है जो आपके स्क्रीन पे एक्चुअली दो ही है, एक तो ये राइबोविरिन और ये यहाँ पे भी वही है, ओके। सो नेक्स्ट है मिथाइल प्रेडिनोसोलोन इन द फॉर्म ऑफ पल्स थेरेपी, ओके। तो ये दो नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एंड बाय दिस वी हैड कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जस्ट रीड योर एनसीईआरटी, ओके। जो डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी में है वो भी आपको कंपलसरी याद रखना है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ड्राइंग्स है, जो भी डायग्राम्स है, वो कंपलसरी फॉलो करते रहना है, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।